हाँ जी, आज हम भारत पाकिस्तान के संबंधों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इन संबंधों के बीच सबसे अहम मुद्दा है कश्मीर का कन्फ्लिक्ट, कश्मीर का मुद्दा। आज हम वो समझेंगे। आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, आपने इंडिया का पार्टीशन पढ़ा, आप पार्टीशन तक पहुंच चुके हैं। पार्टीशन के बाद किस तरह से ब्रिटिशर्स के साथ इंडियन डोमिनियन की और पाकिस्तान डोमिनियन की सेटलमेंट हुई, ये भी आपने पढ़ा और समझा, जाना। इसके बाद क्या, इसके आगे क्या, कितनी रियासतें थीं, किस तरह से भारत बटा हुआ था उस समय, और जब यहाँ से गए ब्रिटिशर्स तो क्या दे करके गए, और आज के दिन तक हम किस दंश को भोग रहे हैं, ये सारा हम पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट, सपोज कीजिए जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो ये इंडिया है, दिस ब्लॉक, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड था किसी ना किसी तरह से। ये ब्रिटिश इंडिया, ये ब्रिटिश इंडिया जिसे डायरेक्ट रूल करते थे ब्रिटिशर्स अपनी गवर्नमेंट सिस्टम के साथ, और ये प्रिंसली स्टेट्स, ये प्रिंसली स्टेट्स, ये इन प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर ब्रिटिशर्स की पैरामाउंसी थी, यानी कि आधिपत्य उनका था। साम्राज्य ये अपना स्वयं चलाते थे, लेकिन उनकी गाइडेंस के तहत कई तरह के एक्ट, कई तरह की पैक्ट, कई तरह की ट्रीटीज, अग्रीमेंट, ये सब हुए थे प्रिंसली स्टेट्स के साथ। उसके अकॉर्डिंग काम चलता था। जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो माउंटबेटन प्लान आया, और माउंटबेटन प्लान के तहत ये डिसाइड किया गया कि किस तरह से डिवाइड किया जाएगा इंडिया को। ब्रिटिश इंडिया कैसा रहेगा, प्रिंसली स्टेट क्या रहेंगी। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 आया, जिसके तहत सारे क्लॉज क्लियर कर दिए गए। इसके बाद क्या होता है, अब जब ब्रिटिशर्स भारत से गए लगभग 600 रियासतें भारत में बची हुई थी, और ब्रिटिशर्स का ये क्लॉज था कि प्रिंसली स्टेट या तो इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन कर जाएंगे, या पाकिस्तान डोमिनियन को ज्वाइन कर जाएंगे, या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ये तीन क्लॉजेस उन्होंने दिए। मैं बार बार वर्ड डोमिनियन यूज कर रहा हूँ, उसका रीजन ये है क्योंकि माउंटबेटन प्लान के दौरान ये कह दिया गया था कि जून 1948 में ब्रिटिशर्स यहाँ से रिट्रीट करेंगे पूरी तरह से, तो अभी तक डोमिनियन ही है। ठीक है। सो द थिंग इज, अब आगे कैसे चलेगा काम। सभी रियासतें ऑलमोस्ट कई तरह के प्रयास करती रही। कुछ रियासतें भारत के साथ जुड़ना चाहती थी, कुछ रियासतें पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहती थी, कुछ रियासतें इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी। उनके अपने अपने कारण थे। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थी तो मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने एक कंसेप्ट दिया था कि दो कम्युनिटी, दो कास्ट के बेसिस पे दो नेशन, टू नेशन थ्योरी होनी चाहिए, हिंदू नेशन एंड मुस्लिम नेशन। कांग्रेस इस बात को स्टार्टिंग में रिलेक्टेंट रही, मना करती रही, लेकिन बाद में मानना पड़ा क्योंकि सांप्रदायिक दंगे बहुत भड़क चुके थे भारत में, माहौल खराब हो चुका था, तो चीज़ों को मानना बहुत जरूरी हो चुका था। इस समय तक अब क्या हो गया था कि कांग्रेस ने ये कहा कि जहाँ पर ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी के बारे में आप टू नेशन थ्योरी को फॉलो करने की बात कर रहे हैं, वहीं पर आपको प्रिंसली स्टेट्स को भी टू नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग डिवाइड करना चाहिए। मुस्लिम मुस्लिम, हिंदू हिंदू, ये बात चल रही है। लेकिन ऐसा कंसेप्ट नहीं बचा। प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर ये दारोमदार छोड़ा गया कि वो दोनों में से किस डोमिनियन के साथ आना चाहते हैं और इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। लगभग 552 रियासतों में से मेनली 549 रियासतें मिला चुके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के साथ। उनके इन्हीं अथक प्रयासों की वजह से उन्हें जर्मनी के बिस्मार्क से कंपेयर किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लेट 19th सेंचुरी में ओटो वान बिस्मार्क नाम की शख्सियत ने जर्मनी को यूनिफाई किया था। लगभग 36 बिखरे हुए राज्यों को आपस में जोड़ करके एक यूनिफाइड जर्मनी का निर्माण किया। लेकिन वल्लभ भाई पटेल का रोल इनसे भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि बिस्मार्क ने उस समय ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी यूज की। हर तरह से, हर प्रयास के जरिए राज्यों को जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वल्लभ भाई पटेल के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग न ब्लड बहा,
ना आयरन का इस्तेमाल किया गया, और कूटनीतिक तरीके से बातचीत के हल से कहीं कहीं सेना का प्रयोग करके सभी प्रिंसी स्टेट्स को अपने साथ मिलाने का भरसक प्रयास किया, जिससे वो लोग सफल भी हुए। 3 राज्य में बचे हुए थे जो आना नहीं चाहते थे। इनमें से सबसे पहले बात करेंगे हैदराबाद रियासत। हैदराबाद की रियासत, जहां पर हैदराबाद रियासत, यहां पर रूल करते थे निजाम। हैदराबाद रियासत को अपने साथ जोड़ने का काम वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस एक्शन और मिलिट्री एक्शन के थ्रू किया। यहाँ पर आंतरिक माहौल गड़बड़ा गया, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुई। उन डिस्टर्बेंसेस का कंट्रोल करने के लिए, निज़ाम को सपोर्ट करने के लिए वल्लभ भाई पटेल के द्वारा आर्मी एक्शन करके, पुलिस एक्शन करके हैदराबाद को जोड़ लिया गया। इसके बाद बात आती है जूनागढ़ की। जूनागढ़ रियासत, जूनागढ़ रियासत का समीकरण कुछ ऐसा था कि वहां की लगभग 70% जनसंख्या जो थी वो हिंदुओं की थी, लेकिन वहां के जो राजा हुआ करते थे वो मुस्लिम नवाब हुआ करते थे। पाकिस्तान के एफर्ट्स की वजह से जूनागढ़ के नवाब जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाहते थे, लेकिन वहां की जो रैयत थी, वहां की जो जनता थी, वो ऐसा नहीं चाहती थी। रैयत ने, जनता ने विद्रोह किया, मॉब भड़क गया। जूनागढ़ के नवाब को आनन फानन में पाकिस्तान की तरफ रवाना होना पड़ा। ऐसे माहौल में वल्लभ भाई पटेल के द्वारा आर्मी वहां पर मूव की गई, भारत का वहां पर दखल हुआ, और भारत के पॉजिटिव दखल के साथ जूनागढ़ में रेफरेंडम कराया गया, और रेफरेंडम के तहत वहां के लोगों ने भारत के साथ जुड़ना तय किया और जूनागढ़ भारत के साथ जुड़ गया। अब बात आती है सबसे अहम रियासत की, जिसके बारे में आज हमने लेक्चर स्टार्ट किया है, कश्मीर की रियासत। कश्मीर की रियासत चूंकि पाकिस्तान और भारत दोनों के बीच घिरे होने के कारण बहुत अहम मुद्दा बन जाती है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको बहुत सारी बैकग्राउंड चीजें समझनी पड़ेंगी। बड़े सारे मिथ हैं, कन्फ्लिक्ट हैं कश्मीर को लेकर के, चीजें सही ढंग से बताई नहीं जाती। कुछ प्रो नेहरू राइटर हैं जो नेहरू के फेवर में लिखेंगे, कुछ प्रो पटेल हैं, कुछ अति राष्ट्रवादी हैं, कुछ बहुत ज्यादा सेकुलर हैं। यूथ के सामने एक एक्चुअल क्लियर पिक्चर प्रेजेंट नहीं हो पा रही, यूथ भ्रमित है। ग्राउंड लेवल पे हो क्या रहा है एक्चुअल में, एनालिसिस उसका करेक्ट वे में डिसेमिनेट नहीं किया जा रहा जनता के बीच में। यूथ कंफ्यूज्ड है कि उसे कश्मीर के साथ सिंपैथाइज करना चाहिए या उसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। यूथ इज इन डायलेमा बिकॉज बैकग्राउंड नहीं पता। जो स्टोरीज बता दी जाती हैं वो दिमाग में घर कर जाती हैं, और उसी को लेकर के फिर हम आगे का रास्ता बना लेते हैं, लेकिन ऐसे काम नहीं होता। मैं कोशिश करूँगा हर तरह से हर अकाउंट सटीक रहे, ऐसा नहीं जरूरी, लेकिन कोशिश की जाएगी आपके मैक्सिमम डायलेमा को आंसर करने की। उसी के अकॉर्डिंग आज हम चलेंगे। स्टार्टिंग करते हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा पता होना चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा। पता तो हो किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? चलिए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का नक्शा है, जब कभी ये इस तरह से पूरा हुआ करता था। ये है असल जम्मू कश्मीर। अगर देखिए आज ये अलग अलग हिस्सों में बटा है, यहाँ पे लिख दिया जाएगा ये किस हिस्से में बटा है, लेकिन लिखा इसलिए नहीं किया क्योंकि आप खुद से इसको फिल करें, आपको समझ आए कि कब किस टाइम पर क्या हुआ, तो वो मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए लिखा नहीं किया। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य जो लिटरेरी एविडेंसेस अवेलेबल हैं, उनमें कल्लण नाम के एक इंसान की राजतरंगिणी, कल्लण की रचना राजतरंगिणी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कल्लण की राजतरंगिणी से हमें श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। अगर आप बात करें तो लगभग 300-200 ADs के BCs के अराउंड जम्मू कश्मीर मौर्यन एम्पायर के अंडर आया करता था और ये मौर्यन किंगडम का पार्ट हुआ करता था। इसका बहुत बड़ा प्रमाण इस चीज से मिलता है कि अशोक के समय पर बुद्ध धर्म का प्रचार यहाँ पर हुआ, तो ये बात प्रमाणित है कि मौर्यन किंगडम के अधीन जम्मू कश्मीर की टेरिटरी हुआ करती है।
और बुद्धिज्म का प्रभाव यहाँ पर हुआ। जिस कश्मीरियत की बात आज मॉडर्न लैंग्वेज में की जाती है, वो कश्मीरियत कैसे बनी है वो मैं आज आपको समझाऊंगा। कश्मीर एक यूनिक कल्चर है जो ब्लेंड है डिफरेंट सोसाइटीज़ का, और उसकी जड़ें यहाँ से शुरू होती हैं। सो बुद्धिज्म का प्रचार भी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। मौर्यन किंगडम के बाद अगर बात करें तो एक बहुत प्रमाणित साक्ष्य मिलता है बुद्धों से जुड़ा हुआ। जो बुद्धिस्ट ग्रुप्स हुआ करते थे, ये काउंसिल्स किया करते थे डिफरेंट टाइम पर, और एक रूलर हुआ करते थे कुषाण रूलर कनिष्क। कुषाण रूलर कनिष्क के टाइम पर 4th बुद्धिस्ट काउंसिल श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ही हुई। तो यहाँ से ये पता लगता है कि जम्मू कश्मीर की टेरिटरी कनिष्क के अधीन भी रह चुकी है। इसके बाद कई सदियों तक जम्मू कश्मीर डिफरेंट हिंदू किंगडम्स के अधीन आता रहा। समय आगे बढ़ता गया। अब अगर हम नेक्स्ट सबसे बड़ी बात करें तो 14th से 16th सेंचुरी के दौरान यहाँ पर सल्तनत रूलर का साम्राज्य स्थापित होगा। यहाँ पर तुर्किश रूलर आएंगे और अब तुर्कों का रूल स्थापित होगा। 14 से 16वीं शताब्दी के दौरान बहुत भारी पैमाने पर जम्मू कश्मीर की जनता ने इस्लाम धर्म अपनाया, इंक्लूडिंग द रूलरों ने भी इस्लाम धर्म अपनाया। ये 14 से 16वीं शताब्दी की बात है, ये सल्तनत का पीरियड। इसके बाद अगर आप बात करें कि नेक्स्ट क्या होता है, तो इसी दौरान 16th सेंचुरी के बिल्कुल लेटर पीरियड में जाकर के अगर हम बात करें तो 1586 मुगल रूलर सत्ता पर काबिज होते हैं जम्मू कश्मीर की। ये अकबर का दौर है और 1586 में जम्मू कश्मीर चला जाएगा मुगलों के अधीन। इसके बाद अगर हम फ्लो में बात करें तो लगभग 1751 के दौरान जब मुगल साम्राज्य की जड़ें बहुत कमजोर पड़ चुकी थी भारत में, और बार बार पर्शियन अफगानी रूलर जब अटैक कर रहे थे, तो दुर्रानी डायनेस्टी के अफगानों ने आक्रमण किया और 1751 में यहाँ पर अफगानी रूल स्थापित होता है। दुर्रानी ग्रुप का अफगानी रूल यहाँ पर स्थापित होता है 1751 में। 1751 के बाद अगर आप बात करें तो लगभग 1819 में यहाँ पर सिख किंगडम महाराजा रणजीत सिंह की सत्ता स्थापित होती है और सिख किंगडम के अधीन आ जाता है जम्मू कश्मीर। महाराजा रणजीत सिंह 1819 के बाद अगर आप बात करें लगभग 1845 तक पूरी तरह से सिख किंगडम चरमरा चुकी है, कमजोर पड़ चुकी है, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में फर्स्ट एंग्लो सिख वार के बाद लगभग 1846 में यह अधीन चला जाता है ब्रिटिशर्स में, और अब जम्मू कश्मीर आ चुका है ब्रिटिशर्स के अधीन। यहाँ से स्टोरी टर्न लेगी। लोग समझ आया आपको? मौर्यन, कुशानास, then so many Indian rulers, then Turk, then then Mughals, then Afghans, then Sikhs, then Britishers। ये फ्लो है जम्मू कश्मीर का। ब्रिटिशर्स के अधीन आने के बाद जम्मू कश्मीर का क्या हुआ 1846 के बाद, अब आप इसको समझिए, वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से आपको सारी स्टोरी समझ आएगी। सल्तनत पीरियड के समय से बहुतायत बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम हो चुके जम्मू कश्मीर में अब सत्ता पर स्थापित होने जा रहे हैं हिंदू राजा। ये वही हिंदू राजा हैं जिन्होंने ब्रिटिशर्स की भरपूर मदद की सिख किंगडम को गिराने में, और ये डोगरा राजपूत रूलर हैं जम्मू कश्मीर के। और इन्हीं डोगरा राजपूत रूलरों को इनकी सेवाओं के बदले ब्रिटिशर्स ने 75 लाख रुपए लेकर के जम्मू कश्मीर की रियासत तोहफे में दे दी। और अब यहाँ पर सत्ता पर स्थापित होंगे 1846 में महाराजा गुलाब सिंह।
महाराजा गुलाब सिंह और डोगरा किंगडम स्थापित होगी। अचानक से अंग्रेजों के मन में यह विचार क्यों आया कि गुलाब सिंह को दे दी जाए ये रियासत? एकदम से क्या इनकी पैराशूट एंट्री हो गई? ये सिचुएशन कहाँ से क्रिएट हुई? तो सिचुएशन क्रिएट होने का कारण कुछ ऐसा बना कि ये वही डोगरा राजपूत रूलर हैं जो किसी समय में महाराजा रणजीत सिंह के जम्मू कश्मीर में चीफ हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर के सामंत हुआ करते थे। कह लीजिए आज की मॉडर्न लैंग्वेज में उनके गवर्नर या मुख्यमंत्री हुआ करते। जम्मू कश्मीर की राजनीति से अच्छी तरह से वाकिफ। इस वजह से ब्रिटिशर्स ने जम्मू कश्मीर की सत्ता हस्तांतरित की और 1840 में महाराजा गुलाब सिंह के अधीन आया जम्मू कश्मीर और 1840 से लेकर के लगभग 1947 तक 100 साल तक चलेगी इनकी डायनेस्टी। और इन्हीं के वंशज हैं जो 1947 में भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे जिनका नाम है महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह, सारी कहानी अब महाराजा हरि सिंह के इर्द गिर्द घूमेगी। अब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। महाराजा हरि सिंह की एंट्री कैसे हुई जम्मू कश्मीर के एपिसोड में क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं? अब आगे की कहानी महाराजा हरि सिंह के इर्द गिर्द घूमेगी। 1947 महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर की रियासत की सत्ता पर काबिज। और अब कहानी आगे बढ़ेगी। क्या है कहानी? छोटा सा विवरण महाराजा हरि सिंह के बारे में। इनके बारे में समझना जानना बहुत जरूरी है। शायद अगर महाराजा हरि सिंह वैसे ना होते तो जम्मू कश्मीर की यह स्थिति ना होती, इसलिए थोड़ा सा उनके बारे में समझना बहुत जरूरी। महाराजा हरि सिंह के बारे में जो उस समय में पिक्चरें पाई जाती थी, ऐसा कहा जाता था कि बहुतायत ये मुंबई के रेस कोर्स में पाए जाते थे, वहीं पर दिखते थे। जब बाकी का समय बचता था उसमें ये जम्मू कश्मीर के जंगलों में आखेट करते हुए, शिकार करते हुए। तो राजसी जीवन को छोड़ने का, परित्याग करने का कोई मन नहीं था। यही कारण है कि महाराजा हरि सिंह ये निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि उन्हें पाकिस्तान के साथ जाना है या भारत के साथ जाना है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह के मन में एक लालसा थी कि उन्हें आजाद रहना है। जम्मू कश्मीर को एक न्यूट्रल कंट्री बनाना है, जैसे यूरोप में स्विट्जरलैंड है। तो महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड बनाना चाहते थे, जो आपस में लड़ते हुए देशों के बीच में एक न्यूट्रल स्टेटस बना करके रखे। लेकिन उनके वेस्टेड इंटरेस्ट, उनके निजी हित स्वयं अपने, जिसकी वजह से वो इसे किसी के अधीन नहीं लाना चाहते। अधीन लाते तो महाराजा धीराज, राज, ये सारी उपाधियां उनकी खत्म हो जाती। सारे राजसी खानदान के जितने भी सिंबल थे और टाइटल्स हैं वो एंड हो जाते। ये वो नहीं चाहते। ये उनकी सिचुएशन है। एक ऐसी फोर्स जो अंडर करंट के तौर पर जम्मू कश्मीर में बात कर रही थी, जिस पर हम चर्चा नहीं करते जब भी हम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, और वही एक मेन फोर्स है। अगर वो स्टेज से गायब हो जाएगी तो स्टेज बिल्कुल ही नेगेटिव लगने लग जाएगा। उस फोर्स को इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। जब भारत में बहुत तेजी से महात्मा गांधी की नीतियों का प्रचार और प्रसार हो रहा, महात्मा गांधी का दबदबा जब भारतीय राजनीति पर पूरी तरह से छाया हुआ था, उसी समय 1931 में एक पर्सनैलिटी जम्मू कश्मीर की राजनीति के फोर फ्रंट पे आती है और इनका नाम है शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला, ये वही शेख अब्दुल्ला हैं, आगे आकर के इनके बेटे फारूक अब्दुल्ला, फिर आगे उमर अब्दुल्ला, जिन्हें आप सब भी जानते हैं, यूथ भी जानता है। शेख अब्दुल्ला ने 1931 में जम्मू कश्मीर में एक मूवमेंट स्टार्ट करी। क्या चाहते थे शेख अब्दुल्ला? थोड़ा सा शेख अब्दुल्ला का विवरण समझिए। शेख अब्दुल्ला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमएससी में क्वालिफाइड होने के बावजूद भी एक यूथ को जब जम्मू कश्मीर आने पर नौकरी नहीं मिलती है तो वो यूथ फ्रस्ट्रेट हो जाता है उस समय राजसी प्रबंधों से। उसे ऐसा लगता है कि सभी एरिस्टोक्रेटिक क्लास, सभी गवर्नमेंट पोर्टफोलियोज और सारी की पोजीशंस रूलर के द्वारा ही प्रायोजित की जाती हैं, उन्हीं के द्वारा भरी जाती हैं और मेरिट के लिए कोई स्कोप नहीं है। इनिशियली वो कंफ्यूज रहते हैं, इनिशियली वो इसे मिसइंटरप्रेट करते हैं कि ये हिंदू बनाम मुस्लिम है, क्योंकि यहाँ का राजा हिंदू है और वो मुसलमान जनता के साथ भेदभाव करता है। लेकिन थोड़े ही समय में उनकी नीतियों में परिवर्तन आता है।
और वो ये समझ जाते हैं कि ये हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं है, ये रैयत बनाम राजा, ये ऑटोक्रेसी बनाम डेमोक्रेसी है, ये राजशाही बनाम लोकशाही है। सो द थिंग इज, उनके कंसेप्ट में आया ये ड्रास्टिक चेंज उन्हें एक मास मैन के तौर पर प्रोजेक्ट करता है जम्मू कश्मीर की राजनीति में। क्या होता है, अब वो हर हिंदू, हर मुस्लिम और हर सिख से ये आह्वान कर रहे हैं कि मेरे साथ आइए और इस राजशाही को ख़त्म कर रहे हैं। और ये वही शेख अब्दुल्ला हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की डिमांड की। वो ये चाहते थे कि ब्रिटेन की तर्ज पर, जैसे वहाँ की रानी और वहाँ का राजा सिर्फ और सिर्फ एक नॉमिनल हेड है, सारी सत्ता वहाँ के द्वारा चुनी हुई पार्लियामेंट के अधीन है, वही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ पर भी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक, संविधान के तहत चुनाव हो करके चुनाव की पद्धति से चुनी हुई सरकार, और मोनार्की मतलब राजघराना, राजवंश, मोनार्की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना यहाँ पर की जाए। धीरे धीरे शेख अब्दुल्ला अपनी इन्हीं उदारवादी नीतियों की वजह से एक बहुत जबरदस्त सेकुलर कैरेक्टर के तौर पर उभरते हैं, जो किसी धर्म विशेष की बात नहीं करते हैं, जो सभी के हित की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, रैयत की बात करते हैं, कश्मीरियत की बात करते हैं, जिनके लिए हिंदू, सिख, मुस्लिम सभी सम्मान प्रिय हैं। एक सेकुलर कैरेक्टर के तौर पर गांधी जी के प्रिय बने और गांधी जी के डिसाइपल जवाहरलाल नेहरू के भी घनिष्ठ मित्र बने। जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला आपस में बहुत ही अच्छे तालमेल रखते थे, दोनों में बहुत अच्छे संबंध थे, दोनों अच्छे मित्र भी थे। ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। इसका यूज़ कहाँ पे होगा वो मैं बताऊँगा। 1947 का दौर आता है, 1947 तक शेख अब्दुल्ला एक बहुत बड़ी हस्ती बन चुके थे। क्यों? क्योंकि 1942 में जब गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है, गांधी जी जेल में डाल दिए जाते हैं। इसी से प्रेरणा लेकर के 1946 में कश्मीर छोड़ो के आंदोलन की शुरुआत करते हैं शेख अब्दुल्ला, और कश्मीर छोड़ो आंदोलन के तहत वो वहाँ के महाराजा हरि सिंह को कश्मीर छोड़ने की बात कहते हैं और कश्मीर की सत्ता वहाँ पर जनता के हाथों हस्तांतरित करने की बात करते हैं। कश्मीर छोड़ो आंदोलन से भयभीत होकर के महाराजा हरि सिंह शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल देते हैं, और जब भारत आज़ाद हो रहा था तो शेख अब्दुल्ला जेल में थे। 1947 15 अगस्त को भारत की आज़ादी हुई, और सितंबर 1947 में जवाहरलाल नेहरू के कहने पर महाराजा हरि सिंह शेख अब्दुल्ला को जेल से रिलीज करते हैं और वो जेल से बाहर आते हैं। 1946 से लेकर के सितंबर 1947 तक जेल में रहे शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला की बात हमने क्यों की, जवाहरलाल नेहरू की हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, महाराजा हरि सिंह का क्या रोल है? आपने 3 नाम सुन लिए अब तक, मतलब इन 3 नामों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं 2 नाम और। एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मोहम्मद अली जिन्ना का। मोहम्मद अली जिन्ना वो शख्सियत हैं जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी का कंसेप्ट दिया, जो एक सेपरेट मुस्लिम होमलैंड चाहते थे, जो मुस्लिम लीग के बहुत ही अग्रणी नेता के तौर पर उभर कर गया। बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत ही इज्जत और सम्मान इन्हें बरतानिया सरकार के द्वारा दिया जाता था। मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू, ये 2 ऐसी शख्सियत थी उस समय पर जो भारत और पाकिस्तान के आने वाले राजनीतिक भविष्य को लीड कर रही थी। जवाहरलाल नेहरू जो खुद एक कश्मीरी हैं, जवाहरलाल नेहरू भी कश्मीरी से आते हैं और कश्मीरी कहलाते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो कि सेकुलर सोच से प्रभावी हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जिनकी घनिष्ठ मित्रता है शेख अब्दुल्ला के साथ। अब ये 5 लोगों के साथ क्या होता है 1947 में वो समझिए। 1947 भारत आज़ाद हो चुका है। जून 1947 भारत की आज़ादी के पहले से भारत के गवर्नर जनरल लुईस माउंटबेटन के द्वारा बैठकें की जा रही हैं लगातार महाराजा हरि सिंह के साथ, और उन्हें ये कन्वे किया जा रहा है कि यदि आप चाहते हैं पाकिस्तान के साथ जुड़ना, तो नेहरू जी की तरफ से पूरी तरह से आश्वासन है कि आप जुड़ सकते हैं, हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन ये निर्णय आपको भारत और पाकिस्तान की आज़ादी से पहले लेना होगा।
माहौल देश में खराब है, सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए हैं, कम्युनल राइट्स पूरी पीक पर है। महाराजा हरि सिंह टालमटोल करते रहे, बहाने मारते रहे। महाराजा हरि सिंह ये चाहते थे कुछ दिन और निकल जाए, सत्ता होना नहीं चाहते थे, देखना चाहते थे क्या होता है। देश आजाद हुआ, महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट किया। स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट मतलब स्टेटस को यानी कि जस के तस, जैसा है वैसा रहेगा। इस स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट के तहत यह डिसाइड किया गया कि इकोनॉमिक कॉरिडोर ओपन रहेंगे जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के साथ, जम्मू कश्मीर के भारत के साथ आर्थिक संबंध यथास्थिति बनी रहेगी। वहां से सब्जियां, आम, अनाज, भंडार, बाकी सारी चीजें आती रहेंगी, फ्यूल, पेट्रोलियम, एनर्जी सप्लाई यहाँ से भी जाती रहेंगी, गैस, ये सब चलता रहेगा। लेकिन किसके साथ जुड़ना है ये डिसाइड नहीं। पिछले में कुछ घटनाएं हो जाती। अक्टूबर 1947 ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 1947 को दो अलग अलग घटनाएं होती हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो श्रीनगर के रीजन के अराउंड महाराजा हरि सिंह की सेना के कुछ सैनिक महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह करते और विद्रोही हो जाते। दूसरी चीज, भारत में कई तरह की हिंदू सांप्रदायिक शक्तियां इस दंगों की आग को जम्मू कश्मीर तक ले जाना चाहती है। जम्मू केडर जहां पर हिंदू बहुसंख्यक इलाका है, हिंदू जाति बहुत ज्यादा थी, वहां पर मुस्लिम जातियों के ऊपर उत्पीड़न किया गया, दंगे की आग को वहां पर भड़काया गया और मुसलमानों का वहां से इवैक्यूएशन स्टार्ट। मुसलमानों का इवैक्यूएशन, महाराजा हरि सिंह के सैनिकों का विद्रोह, ये दो घटनाएं साइमल्टेनियसली हो रही हैं और कहीं ना कहीं इसमें कोवट अंदर खाते पाकिस्तान का भी हो। इन दोनों घटनाओं को टैकल करने के लिए ऐसा कहा गया, बाद में तर्क दिया गया, जम्मू कश्मीर के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से पश्तून लड़ाके, पश्तून कबायली लोग यानी कि पख्तून, खैबर पख्तूनवा के फेमस इन पख्तून कबायली लोगों को लगभग 5000 पश्तून लड़ाकों को पाकिस्तान की मदद से भारत में घुसा दिया गया। और ये सब होता है 22 अक्टूबर 1947। 22 अक्टूबर 1947 को ये पख्तून लड़ाके जम्मू कश्मीर में एंटर होते हैं और इनकी एंट्री स्टार्ट होगी इस रीजन से। एंटर करके आए और यहाँ रुकेंगे। दिस इज LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। बहुत तेजी से ये बहुत सारे इलाके जीतते चले जा रहे हैं। बारामुल्ला में आकर के इन्होंने गड़बड़ी कर दी। बारामुल्ला में एंटर होते ही इन्होंने लूटपाट का बाजार गर्म कर दिया, औरतों के साथ बलात्कार, कुछ जवान लड़कियों को उठा करके पाकिस्तान साथ ले जाने की लालसा, दुकानें जला देना, बाजार जला देना, घर जला देना, बच्चों को कत्लेआम कर देना, बड़े बड़े बुजुर्गों को कत्लेआम कर देना, लूटपाट करने लगे। 2 दिन यहाँ वेस्ट कर दिए। और 24 अक्टूबर का समय महाराजा हरि सिंह की बात होती है अपने आर्मी कमांडर के साथ, अपने प्रधानमंत्री के साथ। महाराजा हरि सिंह इस समय विफल हैं क्योंकि उनके पास इतनी पर्याप्त सेना नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ मुचाटा ले सकें, किसी तरह से उनके साथ युद्ध कर सकें और जीत सकें। महाराजा हरि सिंह इस समय बेबस हैं, उनकी अपनी जान को खतरा है और उन्हें सुझाव दिए जा रहे हैं यहाँ से निकलने के। महाराजा हरि सिंह के द्वारा जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए भारतीय सरकार से मदद की गुहार लगाई जाती है। महाराजा हरि सिंह के द्वारा भारतीय सरकार से गुहार लगाया जाना और भारतीय सरकार के द्वारा दिए गए जवाब अब जम्मू कश्मीर के भविष्य को बदले। 2 मिनट का ब्रेक, फिर आगे। जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह ने भारत से इन कबायली पख्तूनवा कबायली लोगों के खिलाफ मदद की गुहार लगाई कि किसी तरह से जम्मू कश्मीर रियासत की मदद की जाए ताकि वो इस युद्ध को जीत पाए। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अब यहाँ पर भारत की तरफ से क्या दलील दी जाती है। भारत की तरफ से लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से जवाहरलाल नेहरू
और सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह कहा जाता है कि चूंकि जम्मू कश्मीर रियासत एक सोवरेन प्रिंसली स्टेट है, उन्होंने खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर बरकरार रखा है और एक इंडिपेंडेंट कंट्री में अपनी सेनाएं घुसा देना वाजिब नहीं है आपके लिए, और सेनाएं नहीं जा सकती अनलेस अनटिल जम्मू कश्मीर भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ना साइन कर, उसे भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना हो, केवल उसके बाद ही जम्मू कश्मीर में भारतीय सेनाएं उतारी जाए। 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह भारतीय सरकार के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं, जिसके तहत वो स्वयं को इंडियन यूनियन के अधीन करेंगे, एक्सीड करेंगे। यही है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के डिसीजन तक लाने वाला कौन है? महाराजा हरि सिंह को। अब वो सारे नेशनल हीरोज एक पॉइंट पे आकर कन्वर्ज करेंगे, शेख अब्दुल्ला, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एक तरफ है महाराजा हरि सिंह। शेख अब्दुल्ला जो उस समय मास हीरो है, जम्मू कश्मीर की जनता उनके साथ है, भरपूर समर्थन है, सभी का, हिंदू मुस्लिम सिख सभी का समर्थन। और शेख अब्दुल्ला वो हैं जो किसी भी कीमत में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान की तरफ नहीं जाने देना चाहते। ये शेख अब्दुल्ला वही हैं जो ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो यूनिक आइडेंटिटी है वो भी खत्म ना हो जाए। इसलिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्लॉज ये रखे गए कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन और करेंसी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये चार मुद्दे छोड़ करके बाकी सभी मुद्दों पर जम्मू कश्मीर का कंट्रोल होगा। इन चार मुद्दों पर नेशनल गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बेसिस पर आगे जाकर के जम्मू कश्मीर के द्वारा तैयार किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज होगा आर्टिकल 370। याद रखना, धारा 370, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला और उसके तहत एक क्लॉज और बहुत स्ट्रॉन्ग है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी भारतीय परमानेंट सेटल नहीं हो सकता। कोई नॉन जम्मू कश्मीरी वहां पर परमानेंटली सेटल नहीं हो सकता और जमीन नहीं ले सकता। इसका क्या कारण था वो मैं समझाऊंगा, ये बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट। 26 अक्टूबर 1947 को ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है, इसमें शेख अब्दुल्ला का क्या रोल है? शेख अब्दुल्ला उस समय ये कहते हैं, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में यह कहा गया है कि अभी मदद के तौर पर भारत की सरकार भारतीय सेना भेज करके इन पश्तून कबायली लड़ाकों को बाहर निकालने में जम्मू कश्मीर की मदद करेगी, लेकिन जैसे ही युद्ध का माहौल सेटल होता है जनता की राय जानने का प्रयास किया जाएगा। ध्यान रखें, प्लेबिसाइड और रेफरेंडम वर्ड को यूज नहीं किया गया, लेकिन ये कहा गया कि जनता की राय जानने का प्रयास किया जाएगा। और ये सॉफ्ट क्लॉज आया शेख अब्दुल्ला की दखल की वजह से, क्योंकि शेख अब्दुल्ला ये चाहते हैं कि जनता की राय शुमारी जरूरी है। जनता क्या चाहती है? विकट परिस्थितियों में महाराजा हरि सिंह को कमजोर पा करके एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके सदा के लिए राज करना जम्मू कश्मीर पर यह जायज नहीं है। वहां की जनता से पूछना जरूरी है और ये क्लॉज रखा गया। क्यों राजी होते हैं जवाहरलाल नेहरू इस क्लॉज के लिए? जवाहरलाल नेहरू की भर्त्सना जम करके की जाती है, लेकिन एक क्रिटिक, एक जेन्युइन स्टूडेंट होने के नाते ये आपका राइट भी है और ये आपकी ड्यूटी भी है कि आप स्थितियों का आकलन सही पैमाने पर। चूंकि उस समय जम्मू कश्मीर की जनता शेख अब्दुल्ला के साथ थी, चूंकि शेख अब्दुल्ला एक सेकुलर लीडर थे, चूंकि जवाहरलाल नेहरू की सोच भी सेकुलर थी, और चूंकि जवाहरलाल नेहरू की सोच और शेख अब्दुल्ला की सोच मिलती थी, और जवाहरलाल नेहरू स्वयं ये चाहते थे कि फैसला चुनाव से हो, दबाव से नहीं। अगर जरूरत है जम्मू कश्मीर को तो सेनाएं चढ़ा करके सदा के लिए अपने अधीन न कर लिया जाए, जनता की राय ली जाए। ये हो गया इमोशनल एस्पेक्ट। लेकिन पॉलिटिकल और टेक्निकल एस्पेक्ट में भी नेहरू वीक नहीं थे, क्योंकि नेहरू ने डिसीजन उस समय रेफरेंडम कराने का इसलिए लिया और सहमति इसलिए भरी क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि 90% जनता हमारे साथ है, क्योंकि शेख अब्दुल्ला हमारे साथ हैं। तो रेफरेंडम कराने का डिसीजन तो बिल्कुल गलत नहीं है।
दैट वाज करेक्ट डिसीजन। लेकिन उस समय में, समय को समझिए, इतिहास बदल जाता है समय के साथ, समय बदलता है, इतिहास बदलता है। ये उस समय की बात हो रही है। अब तब का रेफरेंडम आप आज कराएंगे तो सिचुएशंस कुछ और है, रिजल्ट भी कुछ और आएंगे, लेकिन तब रिजल्ट अपनी जेब में था कि रेफरेंडम का नतीजा क्या आएगा। और नेहरू की सोच बहुत दूर थी, जो शायद उस समय कोई नहीं सोच सका। आपको समझाऊंगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है 26 अक्टूबर 1947 को। माउंटबेटन के बीच में डिस्कशन है कि इतनी जल्दी सेनाएं कैसी भेजी जाए, नहीं भेजी जा सकती, नॉट पॉसिबल। लेकिन नेहरू का ये कहना है और वल्लभ भाई पटेल का ये कहना है कि किसी भी हाल में सेनाएं भेजी जाए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा लिया गया है, सहमति ले ली गई। अब मदद करना हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में भड़क रहे दंगे पूरे भारत में आग लगा देंगे और पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम दंगों की भेंट चढ़ जाएगा। जम्मू कश्मीर के हालात कंट्रोल करना बहुत मैंडेटरी है। सबसे बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन किया जाता है और रातों रात भारतीय सैनिक उतार दिए जाते हैं श्रीनगर। श्रीनगर में जो सैनिक उतारे जाते हैं 2 हफ्तों के अथक प्रयास के साथ खदेड़ देते हैं ये पख्तून लड़ाकू। और ये पख्तून लड़ाके जो खदेड़े जाते हैं, जो यहाँ तक एंटर हो चुके हैं, ये खदेड़ करके जिस पॉइंट पर खड़े कर दिए गए हैं वो यही पॉइंट है जो आज की LOC, यही पॉइंट। ये जम्मू कश्मीर था, ये आज का नया जम्मू कश्मीर है जो भारत में। ये गैप, ये डिस्टेंस, ये 1947 में की गई चढ़ाई के दौरान कब्जा है। और अब मैं इनके नाम भरूंगा, क्योंकि उधर चर्चा नहीं हुई इसलिए उनके नाम नहीं भरूंगा। इसको कहा जाता है गिलगिट बाल्टिस्तान। ये गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है, नॉर्दर्न एरिया। इसे कहा जाता है आजाद कश्मीर। ये आजाद कश्मीर, ये आजाद कश्मीर, ये गिलगिट बाल्टिस्तान। अब भारत की अगर हम बात करें तो भारत में टोटल 3 ब्लॉक आते हैं जम्मू कश्मीर के। ये वैली ऑफ कश्मीर, वैली ऑफ कश्मीर जिसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, ये जम्मू ब्लॉक और ये लद्दाख ब्लॉक। वैली ऑफ कश्मीर, जम्मू ब्लॉक, लद्दाख ब्लॉक, ये 3 तरह से मिलकर के बनता है भारत का जम्मू कश्मीर। गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर, जिसको यूनिफाइड वे में हम कहते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और पाकिस्तान की मीडिया जर्नलिज्म में कहा जाता है लद्दाख ब्लॉक, जम्मू ब्लॉक और वैली ऑफ कश्मीर को IOK, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर। 1947 26 अक्टूबर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया, भारतीय सेनाएं उतार दी गई, लड़ाकू को यहाँ तक खदेड़ा गया है, युद्ध चल रहा है। 1947 अक्टूबर के बाद नवंबर का दौर आता है। नवंबर के दौरान बातचीत चल रही है। अब सिचुएशंस चेंज होनी शुरू होंगी स्लोली। नवंबर 1947 धीरे धीरे भारतीय सेनाओं को सफलता मिलने लगी है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर भारतीय सेनाओं के अधीन आना शुरू हो चुका है। जैसे जैसे जनवरी 1948 आता है, 1 जनवरी 1948 को एक कंसेप्ट डेवलप ये होता है कि जैसा माउंटबेटन ने उस टाइम पर कहा था, और माउंटबेटन के कहने पर जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि जैसे ही युद्ध की परिस्थितियां कंट्रोल की जाती हैं, किसी न किसी तरह से एक ऐसी न्यूट्रल बॉडी को बैठा करके प्लेबिसाइट या जनता की राय जानने का प्रयास किया जाएगा, जिससे जनता की रायशुमारी हो जाएगी। अब वो करने का समय आ चुका है। यूनाइटेड नेशंस का दरवाजा खटखटाया जाता है। इसी बात को लेकर के नेहरू की बहुत हाई लेवल पर क्रिटिसिज्म किया जाता है। नेहरू जी का क्रिटिसिज्म ये कह करके किया जाता है कि यूनाइटेड नेशंस जाने की जरूरत ही नहीं थी। भारतीय सेनाओं को यदि और परमिशन दे दी जाती तो वो बहुत आराम से बाकी का सारा जम्मू कश्मीर भी जीत सकते थे। क्या जीतना है, कैसा जीतना है? क्या जो जम्मू कश्मीर आज हमारे पास है ये हमने जीता नहीं था? क्या हमने जीता नहीं? क्या हमने जीत लिया है? क्या ऐसा जम्मू कश्मीर चाहिए था हमें?